केदारनाथ के स्वागत के लिए पलक पावड़े बिछा करके यहाँ पर उनका अभिनंदन कर रही है। प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन ने, उनके मार्गदर्शन ने, उनकी प्रेरणा से उत्तराखंड की श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी की सरकार ने केदारनाथ धाम के पुनरुद्धार का कार्य जिस तन्मयता के साथ किया, जिस प्रतिबद्धता और श्रद्धा के साथ किया है, बहुत अभिनंदनीय है। वहीं ऋषिकेश में आज सुबह बारामूला बॉर्डर पर तैनात उत्तराखंड के महान सपूत तीर्थ नगरी ऋषिकेश के लाल शहीद राकेश डोभाल का पार्थिव शरीर गंगानगर गणेश विहार स्थित निवास स्थान पर पहुंच गया, जहां पर बॉर्डर सुरक्षा फोर्स के जवानों ने सलामी दी। तो वहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह, विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल, उप जिलाधिकारी ऋषिकेश, पुलिस क्षेत्राधिकारी ऋषिकेश, नगर निगम महापौर ऋषिकेश, मुख्य नगर आयुक्त सहित तमाम लोगों ने शहीद के पार्थिव शरीर को श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं चारों तरफ भारत माता की जय, राकेश डोभाल अमर रहे, पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए गए। आपको बता दें कि राकेश डोभाल की बेटी मौली डोभाल ने रोते हुए कहा कि वो बड़ी होकर सेना में भर्ती होगी और पाकिस्तान को नेस्तनाबूद कर देगी और अपने पापा की मौत का बदला लेगी। देशवासियों को यही संदेश देना चाहती हूँ कि जितने भी पीछे फौजी खड़े हो रखे हैं हमारे देश की सुरक्षा करते हैं, अब हमारे लिए उसके चक्कर में अपनी जान जोखिम में डाल के हमारे लिए रक्षा करते हैं। इसलिए मैं एक बार दोबारा बोलना चाहूंगी, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की। ये घटना 13 नवंबर को कुपवाड़ा में एलसी पर पाकिस्तान की तरफ से फायर आया, जिसको कि हमारी फोर्सेस यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स रिटेलिएट कर रही थी, जिसमें शहीद सब इंस्पेक्टर राकेश डोभाल जो कि 1011 आरटी रेजिमेंट जो हमारी कुपवाड़ा में बीएसएफ की डिप्लॉय है उसमें पोस्टेड थे। ये फॉरवर्ड पोस्ट पर ओपी की कार्रवाई कर रहे थे। ओपी बेसिकली फ्रंट लाइन ऑब्जर्वर होता है जो पीछे से जहां आर्टिलरी गन्स 10-12 किलोमीटर पीछे लगी होती है वहां से उस फायर को डायरेक्ट करता है और ये बताता है कि फायर दुश्मन की पोस्ट पर गिर रहा है या नहीं गिर रहा है, ये उसके करेक्शन देता है। तो ये ओपी की ड्यूटी कर रहे थे और वहाँ से करेक्शन दे रहे थे और पाकिस्तान पोस्ट पर फायर डलवा रहे थे। तो दुश्मन का तरफ से एक गोली उनके सर पे लगी, जिसके कारण कि वो 1-1.5 घंटे के बाद मेडिकल ट्रीटमेंट देने के बाद भी वो शहीद हुए। उत्तरकाशी जनपद में 2 धाम पड़ते हैं, गंगोत्री और यमुनोत्री। गंगोत्री के कपाट बंद होने के बाद आज सुबह से ही जबरदस्त बर्फबारी हो रही है, तापमान में भारी गिरावट आई है। तो वहीं यमुनोत्री धाम में आज मां यमुना की डोली खरसाली पहुंचेगी और मां गंगा की डोली चंडी मंदिर से गंगा मंदिर में पहुंचेगी। इस सीजन की पहली बर्फबारी से धामों में सफेद चादर ओढ़े हुए एक सुंदर नजारा देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं, आपकी टेलीविजन स्क्रीन पे तस्वीरें साफ दिखाई दे रही है। गंगोत्री धाम में और यमुनोत्री धाम में किस कदर बर्फबारी का सिलसिला जारी है। श्रद्धालु मां गंगा और यमुना के दर्शन करने धामों में पहुंच रहे हैं। तो वहीं इस सीजन की पहली बार भारी बर्फबारी का लुत्फ भी लोग उठा रहे हैं। वहीं बद्रीनाथ सहित ऊंची पहाड़ियों पर रात से हो रही हल्की बर्फबारी अब जब निचले इलाकों में बादल छाए हैं, जिससे तेज हवाओं में चलने से तापमान में भारी गिरावट आई है। चमोली जिले में मौसम ने करवट बदली है और बद्रीनाथ धाम, हेमकुंड साहिब, रुद्रनाथ सहित ऊंचाई वाले स्थानों में बर्फबारी हो रही है। ज्यादा जानकारी के लिए संदीप कुमार हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। संदीप, केदारनाथ धाम में तो बर्फबारी हो ही रही थी, साथ ही बद्रीनाथ धाम सहित ऊंची पहाड़ियों में कल रात से ही हल्की बर्फबारी हो रही है। किस तरह का मौसम में करवट जो बदला है, किस तरह का माहौल वहां पे देखा जा रहा है? जी, आपको बताते कल देर शाम से ही जो है बद्रीनाथ धाम में लगातार बर्फबारी हो रही है, जिसके कारण धाम में जो है ठंडक बढ़ गई है और बरसात पड़ने से जो श्रद्धालु दूर दूर से वहाँ पे भगवान बद्रीनाथ के दर्शन के लिए पहुंचे हुए हैं, वे लोग भी जो है बर्फबारी का लुत्फ उठा रहे हैं। और बात करें जो ऊंचे जिले जो एरिया है
चाहे औली की बात करें, चाहे रुद्रनाथ की बात करें, चाहे हेमकुंड साहब की बात करें, तो लगातार बर्फबारी होने के कारण लगभग जो है 1 फीट के करीब वहाँ पे जो है बर्फ जम चुकी है। जी संदीप, मौसम ने एकदम से करवट ली है, तो क्या निचले इलाकों में भी बादल छाए रहने के अनुमान है? मौसम विभाग की तरफ से क्या अनुमान लगाया जा रहा है? जी बता दें, मौसम विभाग ने जो है अगले 72 घंटे का येलो अलर्ट जारी किया हुआ था कि जो ऊंचाई वाले स्थान है वहाँ बर्फबारी होने की संभावना जताई थी और निचले इलाकों में जो है हल्की जो है बारिश की संभावना जताई थी, जो सही साबित हो रही है। जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया संदीप, जानकारी देने के लिए। वहीं मौसम विभाग ने अगले 72 घंटे में भारी बारिश की चेतावनी के चलते तीर्थनगरी ऋषिकेश में देर रात्रि से ही बारिश हो रही है। लगातार हो रही बारिश के चलते तापमान में गिरावट आने से अचानक ठंड बढ़ गई है। वहीं पहाड़ी इलाके में भी बर्फबारी शुरू हो चुकी है, जिस कारण मौसम काफी ठंडा हो गया है। वहीं बारिश होने से किसानों के चेहरे पर खुशी की लहर है। बारिश होने से दिवाली के पटाखों से हुए प्रदूषण से भी राहत मिलेगी। वहीं उत्तराखंड के सभी जिलों में रात से रुक रुक कर बारिश और तेज हवाओं का चलना जारी है। प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाके में जहां बर्फबारी देखने को मिल रही है, तो वहीं मैदानी इलाकों में बारिश हो रही है। पहाड़ से लेकर मैदान तक हुए मौसम में बदलाव की वजह से ठंड में बढ़ोतरी हुई है। देहरादून में मौसम का जायजा लिया हमारे संवाददाता ज्ञानेंद्र तिवारी ने। मौसम ने करवट बदली है और रात से ही बारिश का सिलसिला रुक रुक के जारी है। देहरादून की तस्वीरें आप देख सकते हैं। सुबह से बारिश जिस तरीके से रुक रुक के हो रही है, आने जाने वाले राहगीरों को खासा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और जिस तरीके से जो पहाड़ी जिले हैं वहाँ खासतौर पे जो बद्रीनाथ और देखने को मिल रहा है, जो गंगोत्री है, वहाँ पे जिस तरीके से बर्फबारी हुई है, जिसकी वजह से जो वहाँ पे श्रद्धालु हैं उनको खासी जो परेशानियां हैं वो उठानी पड़ी है। और ऐसे में जिस तरीके से जो मैदानी इलाकों में अगर हम बात करें, देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर, वहाँ बारिश का सिलसिला रुक रुक के जारी है। सुबह से जो लोग हैं वो अपने दफ्तरों के लिए और दुकानों के लिए जो लोग निकल रहे हैं उनको खासा जो परेशानी है उसकी वजह से उठाना पड़ रहा है। तापमान में गिरावट हुई है और जिसकी वजह से सर्दी बढ़ी है। और जिस तरीके से सर्दी बढ़ने की वजह से लोगों को जो परेशानियां हैं वो उठानी पड़ रही हैं। और जिस तरीके से मौसम विभाग ने जो संभावनाएं जाहिर की हैं कि अगले 24 घंटे तक, यानी कि कल सुबह तक ये बारिश का सिलसिला जो है कुछ इलाकों में देखने को मिल सकता है। और बर्फबारी भी जो हाई रीचेज इलाके हैं वहाँ पे देखने को मिल सकता है। देहरादून से कैमरा पर्सन नरेंद्र पिमोली के साथ ज्ञानेंद्र तिवारी, APN न्यूज। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट में शामिल चारधाम रेल प्रोजेक्ट का उत्तराखंड में बड़ी तेजी से काम किया जा रहा है। ऋषिकेश से कर्णप्रयाग तक 125 किलोमीटर लंबी रेल लाइन बनाई जा रही है, जिसमें 104 किलोमीटर की दूरी ट्रेन को सुरंग में ही तय करनी पड़ेगी। वहीं आपको बता दें कि रेलवे सुरंग का कार्य भी बड़ी तेजी से किया जा रहा है। ऐसे में जल्द ही पहाड़ों की और रेल दौड़ती हुई नजर आएगी। वहीं हमारे संवाददाता उपेंद्र सिंह राणा ने रेल प्रोजेक्ट कार्यों का जायजा लिया। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे लाइन का काम बड़े ही तेजी से चल रहा है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यह रेलवे का काम जो है यहाँ पर चल रहा है और जिस प्रकार से केंद्र सरकार जो है इस पर लगातार अपनी निगरानी बनाए हुए है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह ड्रीम प्रोजेक्ट है कि उत्तराखंड की जो ये रेलवे लाइन है ये जल्दी से जल्दी जो है इसको तैयार किया जाए, क्योंकि कनेक्टिविटी के ओर से देखा जा रहा है कि उत्तराखंड को जल्द ही रेलवे लाइन जो है वो मिलेगी। इस पर जो है खुद प्रधानमंत्री इस पर निगरानी बनाए हुए। आप ठीक मेरे सामने आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये सुरंग जो है ये बनाई जा रही है और ये इसमें 4 सुरंगें इसमें बननी है, जिसके अंदर से ट्रेन को जाना है। और ये सबसे लंबी सुरंग जो है 9.5 मीटर की है, जिसमें जो 2 सुरंगें हैं वो 2-2 मीटर की बनाई जाएगी और सबसे छोटी सुरंगें 1.5 मीटर की होगी। साथ ही इन्हीं सुरंगों के साथ साथ 4 पुलों का निर्माण अभी किया जा रहा है, जो कि जिसमें जो है रेल जानी है। इसके में सबसे बड़ी जो पुल है उसमें 150 मीटर का यह पुल होगा। तो 1890 करोड़ की लागत में इन सुरंगों का और ये पुलों का निर्माण यहाँ पर होना है। तो काफ़ी तेजी से यहाँ पर काम हो रहा है। जिस प्रकार से केंद्र सरकार और राज्य सरकार इस पर लगातार निगरानी बनाए हुए है। कई बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इसके काम की प्रोग्रेस को देख चुके हैं, लेकिन अब जिस प्रकार से यहाँ पर काम हो रहा है, ऐसे में यह लग रहा है कि जल्द ही यहाँ पर जो है रेलवे लाइन का काम पूरा हो जाएगा और उत्तराखंड में जल्द से जल्द जो है पहाड़ों की तरफ रेल
दिखाई देगी। और जिस प्रकार की कनेक्टिविटी की बात लगातार राज्य सरकार और केंद्र सरकार लगातार कर रही है कि जल्द ही लोगों को कनेक्टिविटी से जोड़ा जाएगा, रेलवे से जोड़ा जाएगा। अपने सहयोगी नरेंद्र पिमोली के साथ मैं उपेंद्र सिंह राणा, नेटवर्क 10, श्रीनगर, मलेथा। और इसके साथ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए फौरन हाजिर होते हैं। सच्ची सहेली, सच्ची सहेली, सच्ची सहेली। कितनी बार बता चुकी हूँ कि सिर्फ सच्ची सहेली ही है महिलाओं की नंबर 1 औषधि एवं टॉनिक। आज ही नजदीकी मेडिकल स्टोर से सच्ची सहेली आयुर्वेदिक सिरप अपने घर ले आएं। 4 मार्च 2020, वो ऐतिहासिक दिन जब बरसों के संघर्ष को मिला सम्मान। गैरसैंण, भराड़ीसैंण, ये राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी होगी, इसकी मैं आज घोषणा करता हूँ। राज्य आंदोलनकारियों का सपना, जनता की भावनाओं का प्रतीक है गैरसैंण, जिसे ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाकर उत्तराखंड सरकार ने अपना वादा पूरा किया। गैरसैंण में ये पहला स्वतंत्रता दिवस समारोह मनाया जा रहा है। अब गैरसैंण को विकसित करने के लिए मास्टर प्लान तैयार किया जा रहा है। 20 वर्षों में पहली बार राज्य स्थापना दिवस का मुख्य आयोजन गैरसैंण में हुआ। ये ग्रीष्मकालीन राजधानी है, तो यहाँ के लिए तमाम तरह की, एक तरह राजधानी का ही स्वरूप होता है, तो तमाम तरह की अवस्थापनाओं की सुविधाओं की जरूरत होगी। और उसके लिए आने वाले 10 वर्षों के लिए मैं 10 वर्षों की घोषणा कर रहा हूँ। 25,000 करोड़ रुपए से इस क्षेत्र के लिए पूरा जो हमारा ग्रीष्मकालीन राजधानी क्षेत्र होगा, 25,000 करोड़ रुपए से उसका डेवलपमेंट किया जाएगा। उत्तराखंड की शान वीर चंद्र सिंह गढ़वाली की समाधि पर पुष्पांजलि के साथ पर्वतीय राज्य में एक नए अध्याय का प्रारंभ हो चुका है। नए सचिवालय के शिलान्यास और अन्य विकास कार्यों के लोकार्पण और शिलान्यास के साथ चौमुखी विकास के द्वार खुल गए हैं। मजबूत इरादे, पूरे हो रहे वादे। आप सभी को गोल्डी मसाले की ओर से हैप्पी दिवाली। गोल्डी मसाले, जहाँ भी जाए रिश्ते बनाए। ए छोरी, मारे छोरे ने भी मास्टर लगवा दे बेटी। पढ़ाई कराओ दब कहताई, उससे तय नौकरी मिलेगी। और कहताई, एक के साल में 10,000 बढ़ती और पिछले 6 साल में 80,000। अच्छा? परिब लगवान के दिन जा लिए सब होवे मेरिट पे बढ़ती। टीवी मोबाइल पे ऑनलाइन पढ़ाई ने आन जान की चिंता भी हर ली। और 9वीं से लेके 12वीं तक की कॉपी किताब भी फ्री कर दी। 4,000 स्कूल खुलेंगे प्लेवे के। बचपन तय हमारी नींव डलेगी। हरियाणा का पूरा जोर से पढ़ाई पे। ताई जिब्बे तया काया पलटेगी। हम 21 साल में 5 साल की तैयारी कर दी छोरी। ताई हरियाणा का बढ़िया हाल भाई, चोखा लिखड़ा पहला साल। सुशासन से सपनों को साकार कर रहे हो। आदित्यनाथ योगी आदित्यनाथ ने 19 मार्च 2017 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की कमान संभाली। गोरखपुर से करीब 11 किलोमीटर दूर पिपराइच रोड पर वनटांगिया गांव शुरू हो जाते हैं। हम लोग के पहले कुछ सुविधा नहीं रहा। हमके जब से बाबा आए ना, तब से बहुत अच्छा लगा था। वनटांगिया समुदाय के गांव में स्कूल, अस्पताल, बिजली, सड़क, पानी जैसी कोई सुविधा थी ही नहीं। घर हो गए, मकान हो गए, बढ़िया हमन रहे लगली। कभी वीरान पड़े वनटांगियों के गांव में आज रौनक आ गई है। गांव के गांव बिजली से रोशन हो चुके हैं। बच्चे अब स्कूल जा रहे हैं। हम लोग को जब बाबा हुए हैं तो मुख्यमंत्री हुए तो हम लोग को छत मिला है पढ़ने के लिए। हम लोग को बहुत सुविधाएं मिली है। स्वास्थ्य केंद्र में स्वास्थ्य लाभ भी मिल रहा है। यहाँ के लोगों को देखते हैं, चेक करते हैं। डॉक्टर लोग मेडिकल से आते हैं, यहाँ पर ब्लॉक से आते हैं। राजस्व ग्राम बन जाने से अब वनटांगिया गांव में सभी योजनाएं पहुंच रही हैं। हमारे गांव में लाइट सुविधा, गैस की सुविधा, ऊपर से अपना शौचालय सुविधा, सब सुविधाएं मिल रही हैं। राजस्व गांव की मांग इन वनटांगिया गांव के निवासियों की तरफ से की जा रही थी, जिसे योगी सरकार ने पूरा कर प्रदेश के प्रति अपना दायित्व निभाया। ब्रेक
ब्रेक में आपका स्वागत है। आप देख रहे हो उत्तराखंड न्यूज। कोविड पाक प्रशासन ने बिजवानी जोन में आमडंडा खत्ता गांव का रास्ता बंद किए जाने के विरोध में ग्रामीणों ने पर्यटकों का रास्ता बंद कर दिया। गौरतलब है कि पिछले दिनों ग्रामीणों ने उपजिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर 1 हफ्ते में गांव का रास्ता खोलने का अल्टीमेटम दिया था। साथ ही रास्ता नहीं खोले जाने पर पर्यटकों के आवागमन को बाधित करने की चेतावनी दी थी। अल्टीमेटम के बावजूद कोविड पाक प्रशासन ने आमडंडा खत्ता गांव के आवागमन के लिए रास्ता नहीं खोला, जिसके विरोध में आज पूरे गांव के लोग बिजवानी गेट के सामने बैठ गए और पर्यटकों को जोन के अंदर नहीं जाने दिया। आपको बता दें कि कोविड पाक के बिजवानी जोन में 125 परिवार रहते हैं, जिन्हें प्रशासन द्वारा 1978 में पट्टा दिया गया था। हमको परेशानी है, सब बाटे घाटे बंद कर दिए। हमारे बच्चे स्कूल जाते हैं, सब जितने बच्चे हमारे बाटे घाटे सब बंद कर दिए इनने। हमने कहाँ जाना है? कोई हम बाहर के हैं, यहाँ बसाई हुई हैं। सिमल है इनारा गेट। आज हमसे कह रहे हो जंगल नहीं जाएंगे, जंगल नहीं जाएंगे, कहाँ जाएंगे? तो क्या करेंगे हम ये बताओ। नहीं जंगल नहीं जाएंगे, हम कहाँ जाएंगे? जब से हम यहाँ आए हैं तो इससे पहले हमको कोई आपत्ति नहीं थी। आज ये कॉर्बेट वालों ने हमारा रास्ता, पानी, लाइट, बिजली, हम आज तुमको हर चीज की सुविधा देंगे। हम जाते हैं इनके पास, सुविधा देंगे और दूसरे बार ये चले जाते हैं, फिर हम लोग वहीं के वहीं रह जाते हैं। ना इन्होंने हमको लाइट दे रखी, ना पानी दे रखा, ना सड़क दे रखा, ना घर दे रखा। हमारे बच्चों के लिए भी रास्ता नहीं दे रखा। इतना बड़ा गेट बना रखा इन्होंने, जब तक हमारे बच्चों के आने जाने के लिए जंगल के अंदर हमारा घर है। हम सारे 125 मवासे रहते हैं गांव के अंदर, तो इनके गांव के कुछ सुविधा नहीं है, तो इनकी सुविधा कैसे हो जा रही है? मैं डॉक्टर देशदीपक वर्मा लखनऊ से आया हूँ, सफारी करने के लिए आया था। तो आज ये प्रदर्शन की वजह से मुझे लग रहा है हम लोग सफारी नहीं कर पाएंगे। अब देखते हैं क्या होता है। अब अफसोस हो रहा है यहाँ सफारी कैंसिल हो जाएगी। बाकी तो हमारा एक्सपीरियंस अच्छा रहा बाकी जोन्स में, और अब कोशिश है देखें अगर कहीं और एडजस्टमेंट हो जाता है, नहीं तो लग रहा है कि पैसे खराब चले जाएंगे। कि हम लोग सुबह से रेडी होके यहाँ पे आए हैं कि फर्स्ट कम फर्स्ट वाली एंट्री हो जाए, बट अनफॉर्चुनेटली यहाँ गांव वाले ने स्ट्राइक करके रखी है और वो टूरिस्ट को भी परेशान कर रहे हैं, अंदर नहीं जाने दे रहे हैं। जी ये गजिया जोन है जो नया खुला है, जो अभी तक बस आज ओपनिंग ही थी, बट हम लोग बाहर। और इसके साथ उत्तराखंड न्यूज में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार। सच्ची सहेली, सच्ची सहेली, सच्ची सहेली। कितनी बार बता चुकी हूँ कि सिर्फ सच्ची सहेली ही है महिलाओं की नंबर 1 औषधि एवं टॉनिक। आज ही नजदीकी मेडिकल स्टोर से सच्ची सहेली आयुर्वेदिक सिरप अपने घर ले आए। आदित्यनाथ योगी आदित्यनाथ ने 19 मार्च 2017 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की कमान संभाली। गोरखपुर से करीब 11 किलोमीटर दूर पिपराइच रोड पर वनटांगिया गांव शुरू हो जाते हैं। हम लोग के पहले कुछ सुविधा नहीं रहा। हमन के जब से बाबा आयल हैं तब से बहुत अच्छा लगा था। वनटांगिया समुदाय के गांव में स्कूल, अस्पताल, बिजली, सड़क, पानी जैसी कोई सुविधा थी ही नहीं। घर हो गए, मकान हो गए, बढ़िया हमन रहे लगली। कभी वीरान पड़े वनटांगियों के गांव में आज रौनक आ गई है। गांव के गांव बिजली से रोशन हो चुके हैं। बच्चे अब स्कूल जा रहे हैं। हम लोग को जब बाबा हुए हैं तो मुख्यमंत्री हुए तो हम लोग को छत मिला है पढ़ने के लिए। हम लोग को बहुत सुविधाएं मिली है। स्वास्थ्य केंद्र में स्वास्थ्य लाभ भी मिल रहा है। यहाँ के लोगों को देखते हैं, चेक करते हैं। डॉक्टर लोग मेडिकल से आते हैं, यहाँ पर ब्लॉक से आते हैं। राजस्व ग्राम बन जाने से अब वनटांगिया गांव में सभी योजनाएं पहुंच रही हैं। हमारे गांव में लाइट सुविधा, गैस की सुविधा, ऊपर से अपना शौचालय सुविधा, सब सुविधाएं मिल रही हैं। राजस्व गांव की मांग इन वनटांगिया गांव के निवासियों की तरफ से की जा रही थी, जिसे योगी सरकार ने पूरा कर प्रदेश के प्रति अपना दायित्व निभाया। आप सभी को गोल्डी मसाले की ओर से हैप्पी दिवाली। गोल्डी मसाले जहाँ भी जाए रिश्ते में रहे। बात जब खबरों की तो सिर्फ बातों से विश्लेषण नहीं, तह तक जाना है देश की बात। जिंदगी को उसी के घर में टटोलना है, उसकी गूंज देश के सामने ले जाना है देश की बात। किसके इशारे पर लग रहे हैं नारे, या है ये जनता की आवाज? खबरों
खबरों का पूरा सच है देश की बात। 130 करोड़ का देश है, बात तो होगी ही। नमस्कार, देश की बात के साथ मैं हूं आपके सामने राजश्री। GFMI, APN Global Film and Media Institute. Admission open. लोकतंत्र उस महान इंसान का सपना था। शहादत हासिल करते हर सेनानी की उम्मीद थी। उस लोकतंत्र ने अपने वजूद के लिए जंगें भी लड़ी, अपने खुद के घर में आपातकाल भी देखा। जेपी आंदोलन से 16 साल की भूख हड़ताल तक, मजहबों से लेकर टहती समाज की दीवार तक, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र ने 125 करोड़ लोगों को अपने अंदर संजो कर रखा। देखिए हमारे साथ उसी लोकतंत्र की हर आवाज। दूसरों की जिम्मेदारी पर सवाल उठाने वालों की भीड़ में अपनी जिम्मेदारी मानने वाला कोई तो हो। ये तेरी गलती, ये उसका कसूर के शोर शराबे में ये मेरा फर्ज है बोलने वाला कोई तो हो। अपनी नाकामी को समय का खेल कहने वालों के बीच पहला कदम उठाने वाला कोई तो हो। खबरें बनाने वालों की दुनिया में खबरें दिखाने वाला कोई तो हो। किसी खबर को तरोताजा बिना मिलावट के आप तक पहुंचाने वाला कोई तो हो। शुक्र है कोई तो है। APN खबर है तो दिखेगी। Medical facilities are being provided to the people. Thousands of people across the world. There are lots of landslides. Welcome to the Notice Bulletin on इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं गोल्डी मसाले, जहां जाए रिश्ते बनाए। इस प्रोग्राम के स्पॉन्सर हैं आज ही ले आए। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा हर रोग दफा। नीतीश कुमार आज शाम 7वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद के लेंगे शपथ। नीतीश कुमार के साथ तारकिशोर रेणु देवी की ताजपोशी तय। नीतीश कैबिनेट में होंगे बीजेपी जेडीयू के 7 मंत्री। बिहार में महागठबंधन की हार के बाद महाभारत जारी। आरजेडी नेता शिवानंद तिवारी ने कहा, चुनाव के दौरान राहुल मना रहे थे पिकनिक, आरजेडी पर कांग्रेस का पलटवार। कहा, गिरिराज शहरवास की भाषा बोल रहे हैं शिवानंद। महाराष्ट्र में 8 महीने बाद आज से खुले गए हैं सभी धार्मिक स्थल। कोविड गाइडलाइन का करना होगा पालन। लोगों ने की सिद्धिविनायक मंदिर में पूजा अर्चना। दिल्ली की आबोहवा में जबरदस्त सुधार, 200 के नीचे पहुंचा AQI लेवल। हल्की बारिश की वजह से दिल्ली वालों को मिली थोड़ी सी राहत। देश में 4 महीने बाद एक दिन में 31,000 से कम आए कोरोना के मामले। 24 घंटे में 44,000 मरीज हुए ठीक। 435 लोगों की कोरोना से मौत। नीतीश कुमार आज 7वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं और इसे लेकर पटना में गहमागहमी चल रही है। आज राजभवन में शाम 4:30 बजे राज्यपाल फागू चौहान नीतीश कुमार को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। मंत्री पद तय करने के लिए हर 7 सीट पर 2 मंत्री का फॉर्मूला निकाला गया है। इसके तहत आज करीब 16 मंत्री शपथ ले सकते हैं। इनमें 7 बीजेपी, 7 जेडीयू, 1 हम और 1 वीआईपी के कोटे से मंत्री बन सकते हैं।
संवैधानिक प्रावधानों के मुताबिक 243 सदस्यों वाली बिहार विधानसभा में 36 मंत्री बन सकते हैं। हालांकि नीतीश कुमार की कैबिनेट की ज्यादातर सीट अभी खाली ही रहेंगी। इस वक्त 16 मंत्रियों की शपथ ग्रहण की खबरें आ रही है। बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन को मिली हार के बाद राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस के बीच तलवारें खिंच गई है। आरजेडी नेता शिवानंद तिवारी ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी पर निशाना साधा, तो अब कांग्रेस ने आरजेडी पर पलटवार करते हुए गठबंधन धर्म की नसीहत दी डाली। कांग्रेस नेता प्रेमचंद्र मिश्रा ने कहा कि आरजेडी नेता शिवानंद तिवारी पर लगाम लगावे। तेजस्वी यादव कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी को लेकर गिरिराज सिंह और शहनवाज हुसैन जैसी भाषा आरजेडी नेता का बोलना हमें स्वीकार नहीं। गठबंधन का धर्म होता है जिससे सभी पक्षों को पालन करना चाहिए। बिहार विधानसभा में हार के बाद आरजेडी नेता शिवानंद तिवारी ने राहुल गांधी पर कई आरोप लगाए थे। उन्होंने कहा था कि राहुल गांधी की कार्यशैली की वजह से बीजेपी को मदद मिल सकती है। वहीं कांग्रेस पार्टी महागठबंधन के लिए बाधा बन गई है। कांग्रेस ने 70 उम्मीदवारों को मैदान में उतारा था, लेकिन 70 रैलियां भी नहीं की। महाराष्ट्र में सभी धार्मिक स्थल दोबारा खुल गए हैं। राज्य सरकार ने इस बात का ऐलान किया और इस दौरान मास्क पहनना और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा। इसके अलावा लोगों को कोविड-19 से जुड़े नियमों का पालन करना होगा। आपको बता दें कि मंदिर खोले जाने के मुद्दे पर विपक्ष ने मोर्चा खोल दिया था। इसे लेकर राज्यपाल ने सीएम उद्धव ठाकरे को पत्र लिखा था। राज्यपाल ने उद्धव ठाकरे को लिखे अपने पत्र में शिवसेना पर हिंदुत्व को लेकर तंज कसा था। राज्यपाल के इस पत्र के बाद इस मसले ने सियासी रंग ले लिया था। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अध्यक्ष शरद पवार ने पीएम मोदी को पत्र लिखकर राज्यपाल के पत्र की भाषा पर ऐतराज जताया था। राज्य सरकार की ओर से जारी मानक संचालन प्रक्रिया के तहत निश्चित क्षेत्रों के बाहर स्थित धार्मिक स्थलों को खोलने की इजाजत दी जाएगी और इन स्थलों को खोलने के समय के बारे में भी अधिकारी निर्णय करेंगे। केदारनाथ धाम के कपाट बंद होने से पहले जोरदार बर्फबारी हुई और बर्फबारी से केदार नगरी सफेद हो गई है। बर्फबारी से धाम में ठंड बढ़ गई है। वहीं गंगोत्री धाम में भी बर्फबारी देखने को मिल रही है। यहां धाम के कपाट बंद होते ही अचानक मौसम बदला और बर्फबारी शुरू हो गई, जिसमें समूची गंगा घाटी में बर्फ की सफेद चादर उड़ गई है। केदारनाथ में भारी बर्फबारी लगातार जारी है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ केदारनाथ में ही फंसे हैं। दोनों मुख्यमंत्रियों को कपाट बंद होते ही 8:30 पर बद्रीनाथ के लिए उड़ना था और इस बर्फबारी में हेलीकॉप्टर का उड़ना संभव नहीं था, इसलिए इस मौसम सही होने का इंतजार किया जा रहा है। उत्तर भारत समेत कई पहाड़ी राज्यों में भी मौसम ने अचानक करवट ली है। जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और हिमाचल में हुई बर्फबारी और यूपी, दिल्ली, राजस्थान समेत कई राज्यों में हुई बारिश के कारण तापमान एकाएक नीचे आ गया है। ताजा पश्चिमी विक्षोभ और तेज चल रही हवाओं ने सिहरन पैदा कर दी है। भारत में 4 महीने बाद कोरोना संक्रमितों की संख्या में गिरावट देखी गई। देश में पिछले 24 घंटे में 30,548 नए संक्रमण के मामले सामने आए हैं। इससे पहले 15 जुलाई को 29,429 नए मामले सामने आए थे। अच्छी बात यह है कि बीते दिन नए संक्रमितों की संख्या से 40% ज्यादा यानी कि 43,851 मरीज कोरोना से ठीक हुए हैं। वहीं 435 लोगों की कोरोना के कारण मौत हो गई है। कोरोना मामले बढ़ने की ये संख्या दुनिया में अमेरिका और इटली के बाद सबसे ज्यादा है। वहीं मौत की संख्या दुनिया में 5वें नंबर पर है। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के अनुसार भारत में कोरोना के कुल मामलों की संख्या बढ़कर 88,45,000 हो गई है। वहीं अब तक 1,30,070 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। कुल एक्टिव केस की संख्या घटकर 4,65,000 पर आ गई है। वहीं पिछले 24 घंटे में एक्टिव केस की संख्या 13,738 की गिरावट आई है। अब तक कुल 82,49,000 लोग कोरोना को मात देकर ठीक हो चुके हैं। पिछले 24 घंटे में 43,851 मरीज कोरोना से ठीक हुए हैं। आईसीएमआर के अनुसार देश में 15 नवंबर तक कोरोना वायरस के कुल 12,57,00,000 सैंपल टेस्ट किए जा चुके हैं, जिनमें से 8,61,000 सैंपल की टेस्टिंग कल हुई है। महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में कोरोना वायरस के एक्टिव केस, मृत्यु दर और रिकवरी रेट का प्रतिशत सबसे ज्यादा है। राहत की बात यह है कि मृत्यु दर और एक्टिव केस रेट में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। इसके साथ ही भारत में रिकवरी रेट भी लगातार बढ़ रहा है। फिलहाल देश में कोरोना की मृत्यु दर की संख्या 1.47% है, जबकि रिकवरी रेट 93.09% है। एक्टिव केस महज 5.44% है। हरियाणा, पंजाब समेत दिल्ली, एनसीआर के कई इलाकों में रविवार को अचानक मौसम ने करवट ले ली। तेज बारिश के साथ ओले गिरने से ठंड बढ़ गई। वहीं मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार समेत उत्तर भारत के ज्यादातर राज्यों में ठंड बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। राहत की बात यह रही कि दिवाली को हुई आतिशबाजी के चलते बड़े प्रदूषण को कम करने का काम रविवार को हुई बारिश ने किया है।
उत्तर भारत में हुई इस बारिश से हवा की गुणवत्ता में सुधार दर्ज किया गया। लोगों को प्रदूषण से बनी स्मॉग से छुटकारा मिला और मौसम विभाग के मुताबिक इस बारिश से प्रदूषण का स्तर कम होगा और साथ ही दिल्ली में स्मॉग में सुधार आएगा। प्रदूषण से बनी स्मॉग के हटने से लोगों ने खुलकर सांस ली। आंखों में जलन और सांस लेने में हो रही तकलीफ में भी लोगों को राहत महसूस हुई।